बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि हम अपने चैनल पर पॉडकास्ट लेकर के आएंगे और जिन जिन एक्टर को आप जानते हैं, जिन जिन एक्टर को आपने क्राइम पेट्रोल में देखा है और भी बहुत सारे शोज़ में देखा है, उन सब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का ये इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट कह लीजिए, इसको शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं वो क्राइम पेट्रोल शब्द सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, मेरा वाला भी काउंट नहीं होगा। तो अभी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे कलाकार तो गाइज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं। तो हमारे साथ हैं आज अनुराग मिश्रा जी और स्नेहल जी। स्नेहल जी से एक्चुअली मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, तो हम सबसे पहले स्नेहल जी से शुरू करते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते आपके बारे में, तो पहले तो आप कहाँ से हैं, कब से आपने इंडस्ट्री ज्वाइन किया और अभी इन दिनों क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? तो मैं यहीं की हूँ, मुंबई की रहने वाली, और मेरी पढ़ाई वगैरह, जन्मभूमि कर्मभूमि मेरी सब मुंबई है। और मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की करके मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। 4 अनुराग जी से मैंने मतलब उनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, जब मैं गोलू मोलू 75 kgs की थी। अच्छा, 4 साल पहले? जी तब से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही इट वाज एक्चुअली कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या फिर एकदम लाइफ ने टर्न ले लिया। आई यूज्ड टू डू जॉब, मार्केटिंग में जॉब करती थी मैं, सीरम इंस्टीट्यूट। तो उसके कोर मार्केटिंग टीम में थी मैं। तो जब मेरी छोटी बहन को करना था एक्टिंग में कुछ, तो उसके लिए हम लोग क्लास ढूंढ रहे थे, और मैं नाम नहीं लूँगी उस क्लास का, बट हमको वो ऐसे ही गूगल पे मिल गया, बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उसके थ्रू फिर मैंने कर लिया। मेरी मॉम भी आर्टिस्ट है, तो हम तीनों ने शुरू कर लिया। अच्छा, मॉम क्या करती है? मेरी मॉम भी आर्टिस्ट है, एक्टर ही एक्टिंग है में जी। अच्छा, अभी क्या आर्टिस्ट शब्द जब यूज होता है ना तो क्या नहीं, प्रोफाइल है? हाँ, नहीं, फिर हम प्रोफाइल आता हमको है। आर्टिस्ट मानते ही नहीं ना, हम सब कुछ कर लेते हैं मतलब एक्टर मानते नहीं, हम सब कुछ कर लेते, तो आर्टिस्ट है हम लोग। अभी वो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें शाहिद कपूर वो नोट बना रहा था नकली, फर्जी, उसमें भी उसको आर्टिस्ट बोला जा रहा है मैं हेवी थी, तो मुझे वैसे ही टाइप के रोल आते थे, भाभी या फिर चाची टाइप, तो मैं सब कर लेती थी। तो मैंने इवन प्रोस्थेटिक लगा के भी किया है कि आप मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करोगे कि वो मैं हूँ। पूरी बॉडी पे प्रोस्थेटिक लगा के मैंने काम किया हुआ है। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपने बॉडी के ऊपर काम किया, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी उसके ऊपर काम किया। तो उसके बाद से मुझे थोड़े ढंग के रोल मिलना शुरू हो गया। तो कितना वेट लॉस किया आपने टोटल? 75 से नाउ आई एम 56। बहुत बड़ी जर्नी रही है कम से कम ये वाली 75 से 56। तो मेरा पहला जो आप कह सकते हैं कि रिकग्नाइज हुआ मेरा रोल, तो मैंने स्टार प्लस का शो किया था, मेहंदी रचने वाली। वाह, बहुत ही पॉपुलर शो रहा है ये। हाँ, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था एसीपी लक्ष्मी सिंह का। तो तब से जो वर्दी मैंने पहनी है वो आज तक मैं वही कर रही हूँ। मतलब इट्स बीन माई 3rd ईयर आई एम डूइंग दिस रोल। पहला तो मैंने वो किया, क्राइम एसीपी का कैरेक्टर था। फिर मैंने क्राइम पेट्रोल 2.0 किया, और तो वहाँ पे भी कॉप करती थी? वहाँ पे भी कॉप थी मैं। अच्छा, हम ठीक से हम ऐसे पहचान नहीं पा रहे हैं, जरा आप ग्लेयर से उतारेंगे क्या? नहीं सॉरी आज नहीं मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम पहली बार मिले, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बार देखा है। आपने देखा होगा मुझे, मैं बहुत अलग दिखती हूँ। मैं जब जैसे यूनिफॉर्म में अंकिता होती ना? हूँ। अंकिता कैरेक्टर ने होता है ना हाँ। तो 2.0 में भी मैंने कॉप का ही किया, पुलिस टीम में ही थी, और 48 आवर्स में भी मैंने वही किया। हाँ, यस। सॉरी, हमने कितनी बार क्राइम पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया मैंने अभी तो आपको भी एक ही बार करना है। नहीं, मैं तो रुक ही नहीं सकती, बिकॉज मेरी पहचान ही क्राइम पेट्रोल से बनी है। मतलब लोग अगर मुझे जानते हैं तो मुझे क्राइम पेट्रोल से ही जानते हैं। आप 4 बार बोल चुकी हो मैं रोक नहीं सकती, क्रेडिट जाता है पूरा उसको। तो ब्रांडिंग के पैसे देने पड़ेंगे भाई। हम देखो भाई, अनुराग भाई एक्टर है, कोई क्राइम पेट्रोल का दामाद नहीं है कि बार बार क्राइम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे उन्होंने सिर्फ काम किया है उसमें। हाँ, पहचान मिली है, अच्छी बात है, सबको पहचान मिली है, आज लोग जानते हैं। नंबर 1 TRP वाला शो है। तो अभी आप क्या कर रही हैं?
तो अभी तो 48 आवर्स ख़त्म हो चुका है, तो मैं फ़िलहाल कुछ प्रोजेक्ट लाइनअप है, वेब है, मूवी है। अच्छा, तो अभी तक ऑन फ्लोर कुछ गया नहीं है, बट पाइपलाइन में है बहुत कुछ। तो आपने कहा कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉटअप पूरा यहाँ से हुआ है, आप महाराष्ट्रियन भी हो। जी। अभी देखिए, अभी तक सरनेम भी नहीं लगा, मैंने पूछा। पाटिल वाघमारे। वाघमारे, जी हाँ। नाम में भी वजन है। क्या भारी सरनेम है एकदम। टाइगर किलर, स्नेहल टाइगर किलर। तो आपने तो इतना लॉस किया, और हम तो अभी 10 साल से अनुराग भाई को देख रहे हैं, ना 1 इंच जिनका बढ़ा है, ना 1 इंच घटा एग्जैक्टली, है। वो ऐसे की ऐसे ही है, तभी वैसे भी की ऐसे वैसे है, ही अभी है। भी वैसे ही है। बहुत मेहनत करता हूँ इसे। आप कब आए लेकिन? कहाँ, मुंबई में कब आए? हाँ, मुंबई में कब आए? अनुभव तो बहुत दिखाई दे रहा है चेहरे पे आपके। मुंबई में 2018, हालांकि उसके पहले भी आया गया क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो है यहीं पे रहते थे। लेकिन 2008 से मतलब जो है रेगुलरिटी स्टार्ट हुई कि हाँ अब रुकेंगे। फिर बीच में ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़े दिन के लिए फिर बाहर हो गए। फिर तो 2010 से आप कह सकते हो कि रेगुलर। फिर मैं घर भी नहीं गया, ऐसा स्टेबल हुआ, मतलब कहीं नहीं जाना ऐसा। और अनुराग भाई, मुझे पता है ये बनारस से हैं। बनारस से। बनारस में अब बनारस की अभी तक कितनी यादें हैं यहाँ आने के बाद भी? बनारस मानस पटल से कभी भी मिट नहीं सकता। वो एक ऐसा शहर है कि वहाँ की जो मस्तियाँ हैं, जो लड़ता है, काहो गुरु कहाँ जात हुआ, बड़ा मरेबा गुरु, है ना, वो जो चीज़ें हैं, वो एक, जब मैं अपने आप में होता हूँ, मैं लखनवी धुन पे चलने वाला आदमी हूँ, शायरी और गज़लें, कहानियाँ, मेरी जो अंदर की क्रिएटिविटी है, और जब बनारस याद आता है तो मेरा कलर ही दूसरा हो जाता है ना। वो कॉलेज की यादें और वो चुनाव, छात्र संघ। कौन सा कॉलेज था? मेरा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज था। अच्छा। और हाँ, और मेरा BHU में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सारे लोग मेरे चले गए थे नेतागिरी के चक्कर में। BHU में इलेक्शन नहीं होते थे, तो अब मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। अब मैं इंटर कॉलेज में ही था और भैया को चुनाव लड़वाता था डिग्री की, तो VC जो था वो पूछता था, तुम हो कौन बे, कॉलेज कैंपस में कहाँ करते हो? हम फरिश्ता हैं। कहे के फरिश्ते? किसके फरिश्ते? मम्मी कहती हैं हम फरिश्ता है भगवान के। मतलब इस टाइप का गुरुजी लोगों को जवाब देना, है ना, और छोटी छोटी मारपीट करना, पुलिस वालों को चकमा दे देना। तो वो जो अलग लेवल का है ना बनारस का, वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, वॉश आउट नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जब आप जिस लेवल पे आए हो, जिस फील्ड में हो, उसकी चीज़ें सीखना, रोज़ नई चीज़ सीखते जा रहे हैं हम, और मुझे ऐसा लगता है ये जो सिलसिला है वो जीवन भर रहेगा सीखने का। तो वो भी आता जा रहा है अंदर, लेकिन वो बनारस है जो कहीं एक कोने में सुरक्षित, बिल्कुल जैसे हम लोग बैंक में वो रखते हैं ना लॉकर वगैरह, वैसा बंद है। अरे, और भी कुछ लोग हैं जो 4 दिन लंका BHU घाट पे घूम लेंगे, अपने आप को बनारसी बोलने लगते हैं। उनको भ्रम है। क्योंकि हमारा पूरा बचपना वहाँ बीता, वहाँ की आबो हवा में। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बनारस एक ऐसा रहस्य है, मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है, कि उसको जानना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप बनारस को जानते हो ऐसा कहना, ये अगर आपकी ज़िंदगी के आखिरी शब्द हो तो भी बड़ा गलत हो जाएगा। बनारस को जानना बहुत मुश्किल है। मतलब ये कोई कह नहीं सकता कि मैंने जान लिया बनारस को। वो विश्वनाथ भोले बाबा जी जानते होंगे बनारस के बारे में। तो वो जो 3 खंड हैं, केदार खंड, बद्री खंड, इस तरह करके, और वो जो रचा बसा बनारस है, वो जो नया वाला बनारस बना दिया गया राजनीतिक और धार्मिक और कई तरह के मामलों में आके, कि हमने विकास किया, या हमने ये किया, या हमने वो करा दिया बनारस का, वो अलग बनारस है। जो मेन बनारस है, जो त्रिशूल पे कहते हैं ना, भोलेनाथ की त्रिशूल पे 3 डंडों पे खड़ा, वो अलग ही बनारस है। उसकी तो वहाँ की गलियों से आप गुजर जाओ तो आज भी रोंगटे खड़े रहते हैं कि भाई कुछ तो है जो मिसिंग है, जो हमारे नॉलेज से बाहर है, बहुत ऐसा है। पहले काशी, हाँ, काशी से पहले आनंद वन। हाँ, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बनारस का सबसे पुराना नाम आनंद वन है। आनंद वन है। आनंद वन, फिर काशी, फिर बनारस, फिर वाराणसी, है ना। आप कुछ पता नहीं क्या होने वाला आगे। और वो जो 4 दिन वाले जो रहते हैं बनारसी, वाराणसी का भी मतलब नहीं पता होगा उनको। हाँ, कि वरुणा से 80 के बीच जो है 80 घाटों का संगम है बनारस। तो ऐसी जानकारी मिलती रहेगी हमारे पॉडकास्ट में। जनरल नॉलेज बढ़ता रहेगा। यस। तो स्नेहल जी, आप भी गई हैं बनारस? नहीं, मैं कभी नहीं गई। अरे एक बार आपने शेयर किया था, शायद आप कहीं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी ना? मैं शायद शादी में गई थी। अच्छा, ओके। बट मैं घूमी नहीं हूँ वहाँ, एयरपोर्ट से वहाँ उतरी, फिर एयरपोर्ट चली गई, तो मैं घूमी नहीं। इतने साल हो गए, लेकिन आज तक
बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ की शूटिंग मुझे मिली ही नहीं। मुझे भी नहीं मिलती, पता नहीं क्यों, जबकि वहाँ पे हम लोग ऐसे करवा सकते हैं वो काम जो वो नहीं करवा पाते बेचारे, हम ऐसे करवा सकते हैं, मतलब ऐसे आंखों के इशारों पे कि भाई कर दे भाई, इस टाइप का। लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग याद ही नहीं करते, ये मेरे भी समझ में नहीं आया। अरे कौन सा गांव चाहिए, कौन सा खेत चाहिए, मुझे बताओ। कोई लाइन प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है, ना कोई रोकने टोकने आएगा, करो डे नाइट शूटिंग। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन पता नहीं क्या रहता होगा, ये रहता होगा कि बनारस के हैं, बनारस में जाके फैल ना जाए तो हो सकता है इसलिए ना ले जाते हो भाई, ये भी हो सकता है। हमें होटल का भी खर्चा नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, हम अपने घर से ही आएंगे तैयार होंगे। होटल कहीं है, तुम ठहर जाओ होटल में आके होटल तो कहीं है, क्या दिक्कत है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ शूटिंग रखने को, अब कि किसी ने दी तो खुद भाई अब कर रहे हैं तो अपनी ही रख लें, ताकि हम भी जा पाए। हाँ। अच्छा, मतलब आप कुछ प्लान कर रहे हैं क्या शूटिंग की? हाँ, अपनी जो सीरीज है उसी का। क्या है सीरीज, मतलब थोड़ा सा बताइए। एक कसूर नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और उसमें कोशिश ये है कि उसको एक अच्छा से अच्छा मुकाम दिया जा सके। तो कई OTTs पे भी बात चल रही है, तो अपने YouTube के साथ साथ वो OTTs पे भी रहेंगे, और कई सिटी चैनल्स हैं जिन पे टेलीकास्ट होने वाला है, तो उसी की शूटिंग हम लोग कर रहे हैं इधर बीच। अच्छा, तो ये क्या है कसूर? कसूर एक क्राइम शो है। अच्छा, क्राइम शो। हाँ, और जैसा कि पिछले अनुभव रहा है हम लोगों का, तो सोचा शुरू यहीं से करें, प्रोडक्शन जब शुरू कर रहे हैं तो क्योंकि किसी भी चीज़ में आप मात खा सकते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इवन हम तीनों का जो रहा है, वो इसमें मात नहीं खा सकते हम लोग, ना ही प्रोडक्शन लेवल पे, ना ही कास्टिंग लेवल पे, ना ही किसी भी लेवल पे, राइटिंग हो चाहे डायरेक्शन हो चाहे जो भी हो। तो अब यहाँ पे मात खा गए तब तो। लेकिन इससे ऑडियंस को क्या लेना देना? आप टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, हमें नया क्या मिल रहा है इसमें? देखिए, एक मेरे बड़े करीबी थे, उनका एक शेर था कि ये तो कहने की बात है दोस्तों, कोई होता नहीं है किसी की तरह, आज फिर जख्म लगने को है दोस्तों, एक लड़की मिली है उसी की तरह। क्या बात है, क्या बात है। तो अब देखने का नज़रिया है, चीज़ें बहुत कम है जो 1913 से लगातार जनता दिखती आ रही है। हाँ, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वही अलग अलग होता है। अभी मेरी बात एक दोस्त से हो रही थी, ये गई बारिश की बात है, तो मैंने बोला बारिश का मौसम है यार, बड़ा रूमानी मौसम है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो उसने बोला यार तू तो 17 साल से देख ही रहा है बारिश, तो अब क्या देख लेगा बारिश में। तो मैंने बोला नहीं नहीं भाई, अलग अलग चीज़ें हैं, मंजर अलग अलग होते हैं। पिछली बारिश में दिल टूटा था, इसमें इंट्यूशंस आ रही है जुड़ने की, तो अलग हो गए ना। बारिश देखिए मौसम सेम है, लेकिन नज़रिया अलग अलग हो गया। एक बारिश में आप रो रहे थे, एक बारिश में आप भीग रहे हैं, तो अब क्या है कि प्रेजेंटेशन अलग है। अच्छा, वो जो दिखा रहे हैं वो उनका अलग प्रेजेंटेशन है, हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनको लेके हम अपना अलग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। हमारा अलग नज़र है किसी घटना को देखने की, है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े अपराधों को टारगेट ना करके उन अपराधों को टारगेट करें जो छोटे छोटे घरों में आपको पड़ोस में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं कि अरे यार चलो इसकी बीवी भागी तो क्या, उसका भी तो पति भागा हुआ है ना। तो हमारा अपना एक नज़रिया है, हम उसको बना के लेके चल रहे हैं। और पब्लिक है, पैनल पब्लिक तो है ही, कम से कम उनसे आसरा है उनका एक कि भाई वो हमें भी सराहेगी, हमें भी चाहेगी, ऐसी एक कोशिश है। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपराध जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, हाँ यार, पूरा सच्ची घटना पे आपका भी रहेगा। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग नाम इसलिए नहीं दे सकते कि हमारा माध्यम अभी थोड़ा छोटा है। लेकिन हमारा जो नारा है वो जो भी एंकरिंग पार्ट होता है, जो भी मैसेजिंग होती है, उसमें मैसेज में ये कहा जाता है कि हम जब आपसे दोबारा मिलें तब तक आप अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल रखें और कानून के नियमों का पालन करें। तो हम इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अगर हर आदमी लीगल चीज़ें क्या होती हैं और कहाँ तक हम लीगल फ्रेंडली हैं, अगर ये आप समझने लगो तो आपसे खुद अपराध होना बंद हो जाएगा एक दिन। अगर आपको मालूम है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता में खलल ना पड़े, राइट, ये भी एक कानून है। हाँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी मानसिकता बदलने लगेगी। फिर आप रात को 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ गाने नहीं चलाएंगे, फिर कोई पुलिस को परेशान नहीं करेगा, फिर पुलिस आपके घर नहीं आएगी, फिर आपके मन में गुस्सा नहीं आएगा, आप बदला नहीं लोगे। क्राइम यहीं से बैक हो जा रहा है। इतने सालों से हम लोग सीपी वगैरह देख रहे हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई दिमाग मिलता है क्राइम करने का। अगर ऐसे शोज देख के भी किसी को क्राइम करने का दिमाग मिल रहा है तो भाई उनको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है पहले तो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं कि भाई ये नहीं करना, और एंकर भी बता रहा है
या जिस शो में एंकर नहीं है उस शो का मैसेज बता रहा है लास्ट में जाके, जो उसका क्लाइमेक्स है कि मुजरिम को सज़ा हो रही है, उसके बाद भी अगर आपको दिमाग मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि भैया आपको किसी अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, ना कि मतलब समाज में रहने लायक है ही नहीं आप। चलिए, सीपी हो गया या फिर और भी क्राइम शोज हो गए, ये तो तब बनते हैं जब क्राइम होता है, फिर वहाँ से वो लोग इंस्पायर होकर स्टोरी उठाएंगे, डेवलप करेंगे। आप कहाँ से इंस्पायर हुए? देखिए, एक तो क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा सा लीगल रहा है। मेरे पिताजी लाइजनिंग में थे मीडिया की, तो मैं हमेशा बचपन से ही ये सुनता रहा कि फ़लाने के यहाँ ये हो गया, फ़लाने के यहाँ ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। फिर मेरी जो बचपना बीता वो मेरे मामा पुलिस में थे, और मतलब रंगबाजों और पुलिस और वकील और जजों के बीच ही खेला बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे धाराएँ रटी हुई हैं। तो अब वो बचपन की जितनी भी याददाश्त थे ना, सब मेरी कहानियों में आता जा रहा है। जब मैं कमरे में बैठता हूँ रूम में राइटिंग करने अपने शो के लिए, तो लगता है यार इस बार ये वाला कांड उठाते हैं, इस बार वो वाला कांड उठाते हैं। जैसे इनका भी जो कांड है, जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड अपना शूट किया है स्नेहल के साथ, तो ये एक मेरे परिचित के घर का एक कांड है ये, कि वो उनकी पत्नी जो है वो 24 घंटे फ़ोन पे रहती थी। अब उनके पति ऐसे देखते रहते थे, इधर गई, वहाँ से निकली तो भी फ़ोन पे, फिर उधर गई, वहाँ से आएगी आधे घंटे बाद तो भी फ़ोन पे, फिर उधर गई। तो इस लेवल का कैरेक्टर पकड़ा था उनका मैंने, तो वो कैरेक्टर मैंने राजवीर को दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजवीर को देख के अपीयरेंस ऐसा लगता है कि अब यही मारेगा अपनी पत्नी को, है ना, लेकिन वो नहीं मार रहा था, ओरिजिनल घटना में भी नहीं था। तो अब वो कैरेक्टर, जो बात करने वाला कैरेक्टर, वो स्नेहल जबकि एकदम पॉजिटिव चल रही थी उस समय अपने करियर में, मतलब एक तरफ पुलिस वाले कॉप्स के कैरेक्टर, और उस समय वो छलांग आ रहा था, है ना, छलांग चल रहा था स्नेहल का। तो मैंने बोला ये अगर स्नेहल करेंगी तो किसी को उम्मीद ही नहीं रहेगी यार कि ये लड़की तो इतना पॉजिटिव कर रही है, एक में HR का, एक में कॉप का, एक में मेहंदी है रचने वाली, तो स्नेहल से निगेटिव कराते हैं। हाँ, यही होता ही है, इसीलिए मुझे भी नेगेटिव मिलता है, जल्दी शक नहीं जाता है मेरे चेहरे को देख के। तो ये वाला दिमाग लगाया गया था। तो जितनी भी कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं से मुझे छू के गुजरी हैं, या मेरे लोगों को छू के गुजरी हैं, या कि कहीं से सुनी हुई हैं, तो उनको कोशिश किया जा रहा है फिल्माने का। इसका कैनवास यही है बस, कि हम किसी भी कहानी को निरपेक्ष रूप से दिखा रहे हैं कि भाई ये कहानी थी ऐसी, और हमें अगर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करता आदमी जो नैतिकता को, आपकी मौलिकता और नैतिकता को छूती है, टच करती हैं, तो शायद ये चीज़ें ना घटती। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लीगल की जानकारी होगी तो आप 10 बजे के बाद म्यूज़िक नहीं बजाओगे, और वहाँ से किसी भी दुश्मनी की शुरुआत नहीं होगी, ऐसा है। तो आप मतलब डायरेक्शन वगैरह सब आप ही का है इसका? हाँ, पैसा वैसा भी आप ही का है इसमें? सब कर लेते ही है, सब लाइटिंग, आर्ट, सब कुछ अच्छा, डायरेक्शन के साथ सब कर लेते हैं। नहीं, मैंने भी देखा, एक एपिसोड आपका देखा है। पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और 2-3 एपिसोड आई थिंक टेलीकास्ट हो गए, और भी काम चालू है इन्होंने। मतलब क्या ये वीकली आता है ना ये? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह का काम भी देखना पड़ रहा है सब कुछ, लेकिन अभी हम लोग वीकली हो जाएंगे, ऑन टाइम हो जाएंगे, सैटरडे संडे। अच्छा, तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक और भी 3 एपिसोड इनके आ चुके होंगे। और देखिए ये मतलब क्राइम पेट्रोल से कितना अलग है। जो बातें इन्होंने बोली है कि अगर हम खुद जान जाएं क्राइम, तो फिर वहाँ से चीज़ें कम हो जाएगी। अगर आप जान गए, जैसे अब ब्राह्मण होना और जनेऊ पहनना, हमें जनेऊ पहनना बुरा क्यों नहीं लगता? आप ज़रा ब्राह्मण होने की मेंटालिटी को अपने दिमाग से बाहर कर दो और फिर जनेऊ पहनो, आप नहीं पहन पाओगे। आप जनेऊ सिर्फ इसलिए पहन रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, और यही मेंटालिटी है। तो हाँ, मैंने नहीं पहना है। तो मैंने ही पहना था, अभी अशुद्ध हो गया तो रख दिया है। तो मतलब जो लोग पहनते हैं, जो लोग उसका निर्वाह करते हैं, तो उनके पीछे ये मेंटालिटी होती है। तो अगर हमको कानून की जानकारी हो और हम थोड़ा सा कानून को अगर समझ ही लें समाज में अच्छे से जीने के लिए, है ना, तो क्या बुराई है? तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमें रेड लाइट नहीं तोड़नी है, हमें किसी को गाली नहीं देनी, हमें किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं छोड़ना है। ये कुछ चीज़ें जो बनारस में हमें नहीं सिखाई पड़ी, और बनारस में हम सीख भी नहीं सकते। आज भी जाएंगे तो शायद भूल जाए क्योंकि वो अल्लड़ शहर है, अलग लेवल का शहर है। लेकिन ये चीज़ हमारे शो की ये वो है कि भाई आप ऐसे अगर रहें तो अच्छा होगा। ओके, तो 3 एपिसोड आपने बना लिए,
3 एपिसोड में आपको मेरी याद नहीं आई? गुड क्वेश्चन। बाकी आप इंटरव्यू के लिए आपको मेरी याद आ रही है। मैंने भाई तुम्हारा इंटरव्यू जो है ना वो मेरे लिए एक बहुत बड़े, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, वैसा इंटरव्यू है ना? तो आप समझ ही रहे होगे। हाँ। उन्होंने सोफे का कलर चेंज नहीं किया इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। लेकिन याद बहुत आई और मैंने कई बार अपनी कास्टिंग टीम से बोला कि भाई वेद सर को जो है कॉल करें आप लोग, सूत्रधार के लिए। हाँ सूत्रधार के लिए। तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली शो के लिए एक अलग से बजट हमें रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो वाला जो बजट है शो का, अच्छा वो वेद सर ले जाएंगे, तो आप फिर सर क्या करेंगे फिर? अच्छा, तो आप अभी से आप मुझे हिंट दे रहे हो कि मुझे कम बजट में आना है? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बजट बढ़ाने की, कि वेद अपना भाई है भाई, तो वेद आ पाए शो में, और शो जो है वेद का है, जैसे मेरा है वैसे वेद का है, वैसे स्नेहल का है, हम सबका है। तो मैं हिंट इस बात का दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपनी टीम को कि यार बजट बढ़ाओ, इतने में ईमान नहीं चलता, घर कैसे चलेगा? तो ऐसे कुछ कलाकार थे जिनको मैं हमेशा स्क्रीन पे देखता था और मैं चाहता था उनके साथ में काम करना। तो कुछ लोगों को मैं मिला, उनके साथ काम किया, लेकिन अनुराग मिश्रा जो कलाकार था उनके साथ बहुत टाइम लगा मुझे काम करने के लिए। और जब तक मैं आपको देखा, आपको आपके काम को देख देख कर जो भी कुछ मैं सीखता था, तो मुझे लगता था यार ये आदमी मतलब सब कुछ कर ले रहा है, इसको चाहे पुलिस का रोल दो पुलिस भी कर लेता है, कैरेक्टर कोई सा भी दे दो। आप शायद नोटिस नहीं करते होगे, हम लोग जब एक शो कर रहे थे पुलिस, आप जो है पुलिस बने थे, जो इंट्रोगेशन आपने किया था कि जब वो कबूला तो फिर उसमें क्या रिएक्शन होगा, लाओ उनको ये देखो। तो मैंने बहुतों को देखा था, मतलब इंट्रोगेशन, अब 2.5 साल तो मैं इंट्रोगेट ही हुआ हूँ। नहीं, ये मैं ऐसी ही एक्टिंग को बिलीव करता हूँ। अगर आप कोई टाइप कास्ट में जा रहे हैं तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं जा रहा है भाई, वो जो जा रहा है वो आप ही का जा रहा है। तो गाइस धीरे धीरे अब रैप अप करते हैं, बिकॉज अभी जितनी लंबी बात करेंगे उतनी लंबी बात होती रहेगी। जब सेट पे रहते हैं तब जाकर के थोड़ी बहुत बात होती है, और आज हम इतने टाइम के बाद मिले हैं तो बात चलती रहेगी। और कुछ इसका पैटर्न नहीं है कि हम सोच के आए थे कि हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे, बस ये था कि आप लोग क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देखते हो, तो इसीलिए उस कलाकार को सामने दिखाना ये इस चैनल का मोटिव है। क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि हमारी टीम से बेहतर कोई कर भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर आप क्राइम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर रखते हो तो आप देखो कि हम लोग क्या बना रहे हैं। जिस तरीके से आज अनुराग भाई ने एक अपना शो तैयार किया कसूर करके, अभी तो OTT पे भी चला जाएगा ये कंटेंट, फिलहाल तो फ्री है, YouTube पे जाके आप देख सकते हो। तो जाइए देखिए इस शो को बनाने के पीछे इनका क्या मकसद था, ये क्या आपको नया आखिर दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये सारे फॉर्मेट से अलग है। और जैसा इन्होंने कहा कि छोटी छोटी क्राइम होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं तो ऐसा क्या क्राइम है जो आप आज की तारीख में भी इसको इग्नोर कर रहे हो। तो बस गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हो, अगर आप अनुराग भाई या फिर स्नेहल जी के फॉलोअर्स हो तो आप मुझे भी आप सब्सक्राइब करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो भाई आपको चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कसूर का जितने भी एपिसोड है वो डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन ही चेक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अच्छी है, सारी चीज़ें संगठित होंगी। हाँ, ये सब कुछ लूप में चलता रहेगा, मतलब जो भी क्राइम शोज और क्राइम पेट्रोल के एक्टर सब आपको ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ से मिलेंगे सब। ये एक यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हाँ, यस, इट्स यूनिवर्स। तो गाइस चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी अगले कलाकार का नहीं, फिर से ये क्लोजिंग है। तो बस गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द अगले कलाकार के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए